अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए अरेंजमेंट, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ डिस्कस कर लिया था और उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने अप टू लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसोम्स डिस्कस कर लिए थे और एक बताया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रिंग बनाता है लाइक दैट हमारे ऑक्टामर के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। देन है हमारे पास स्ट्रिंग एंड बीट अरेंजमेंट। स्ट्रिंग एंड बीट अरेंजमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सपोज ऑक्टामर है, इसके ऊपर डबल फोल्डिंग ऑफ डीएनए है और सेंटर में लिंकर डीएनए है, देन डबल फोल्डिंग है ऑक्टामर के ऊपर, देन हमारे पास लिंकर डीएनए है। तो इस तरह ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बनती है। और बीट का मतलब क्या है? ये हमारे पास जो सेंटर में ऑक्टामर आ जाते हैं, ये एक बीट बन जाती है और ये नॉर्मली एक स्ट्रिंग होती है डीएनए की। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ऑक्टामर होता है उसमें मैंने बताया था कि हिस्टोन जो है वो 8 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 8 होती हैं? H2A, ये इधर मैंने यहाँ पे लिखी थी कल, H2A यानी ट्वाइस होती है, हर जो भी इसमें होती हैं स्टोन्स वो डबल होती हैं। देन H2B, H3 एंड H4, इन दोनों इन चारों की डबल क्वांटिटी होगी तो ये 8 हो जाएंगे। देन मैंने बताया था कि इनके एंड पे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, इसके फर्दर इसी डिस्कशन में इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। ठीक है, देन ये स्ट्रिंग एंड बीट अरेंजमेंट जो है, इसमें ये जो हमारे पास ऑक्टामर होता है इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। देन हमारे पास H1 जो हिस्टोन है वो इसके साथ बाइंड होती है। ठीक है, देन अगेन हमारे पास ऑक्टामर आता है, उसके साथ 8 अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं। देन हमारे पास H1 आता है। ये हमारे पास स्ट्रिंग एंड बीट अरेंजमेंट है। ठीक है, देन ये जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? अगेन रिपीट करता हूँ कि ये जो हमारे पास ऑक्टामर है इसके ऊपर जब डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए जो है वो रोटेट कर लेता है, दो चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 2 टाइम जो है राउंड हो जाता है, तो इसकी जो लेंथ हो जाती है वो 2 नैनोमीटर हो जाती है। जो 2 नैनोमीटर ये बनती है, इसको हम कहते हैं, सॉरी, ये जो हमारे पास 2 नैनोमीटर लेंथ हो जाती है जब हमारे पास ऑक्टामर के ऊपर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रोटेट या राउंड हो जाता है, उसकी लेंथ जो है वो 2 नैनोमीटर हो जाती है, विड्थ कह सकते हैं आप, जो उसकी विड्थ है वो 2 नैनोमीटर हो जाती है। देन ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको मैं अगर इस तरह शो करूं, क्योंकि फर्दर हमने मज़ीद डिटेल में जाना है तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इसी चीज़ को फर्दर लेके चलूं। तो ये वाली चीज़ जो है इसको मैं इस स्ट्रक्चर में शो कर देता हूँ। लाइक एज जो ये बड़ा डॉट है ब्लू, इसको मैं बोलता हूँ ये ऑक्टामर है, और ये जो छोटा डॉट है ये हमारे पास H1 हिस्टोन प्रोटीन है जो कि हमारे पास लिंकर डीएनए के साथ अटैच है। ठीक है, देन हमारे पास एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोफिब्रिल। ये 2 प्रोटीन्स होती हैं। ये जो न्यूक्लियोफिब्रिल होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 10 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो 10 नैनोमीटर की जो विड्थ होती है, ये इसके ऊपर ये हमारा जो जो हमने कहा था कि ऑक्टामर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए जो है ये इसके ऊपर इस तरह अटैच हो जाता है। ठीक है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी ये वाली है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर फोल्डेड होती है, किसके ऊपर? न्यूक्लियोफिब्रिल के ऊपर। न्यूक्लियोफिब्रिल के ऊपर ये जो हमारी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रिंग प्लस न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए सिंपली कह दें, ये जो है हमारे पास इसके ऊपर फोल्डेड होती है। ठीक है, देन ये जो हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक डीएनए को शो कर रहा हूँ, मतलब लिंकर डीएनए और न्यूक्लियोसोम को एक बार शो कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर हज़ारों डीएनए जो होते हैं, यानी हज़ारों राउंड्स जो हैं वो इसके ऊपर फोल्ड होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो है 8000 टाइम जो है कंप्रेस्ड होता है डीएनए, तो इसी तरह ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफिब्रिल है इसके ऊपर काफ़ी सारे डीएनए इसी तरह रोटेट होके पड़े होते हैं। तो इसकी वजह से जो काफ़ी सारे डीएनए इसके ऊपर रोटेशन की वजह से इसकी जो विड्थ है वो हो जाती है 30 नैनोमीटर। जब इसकी विड्थ 30 नैनोमीटर होती है तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिब्रिल विद न्यूक्लियोसोम्स प्लस लिंकर डीएनए रोटेट्स ऑन इट, देन इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलामेंट। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियोफिलामेंट क्या होता है? न्यूक्लियोफिलामेंट एक फिब्रिल प्रोटीन के ऊपर हमारे न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए जो हमने ऑक्टामर के थ्रू बनाया था उस वो हमारे फिब्रिल के ऊपर रोटेशन कर रहा है, और उसकी जो विड्थ होती है वो 30 नैनोमीटर बन जाती है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलामेंट कहते हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आया। देन हमारा ये जो न्यूक्लियोफिलामेंट बना है इसको मैं इस स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। सपोज ये रेडिश एंड ब्लूइश लाइन जो है इसके ऊपर मतलब रेडिश
कह लो कि रेडिश लाइन जो है, ये अगर हम इसको मैं कहूँ कि ये एक न्यूक्लियोफिलामेंट है। रियली न्यूक्लियोफिलामेंट की शक्ल इस तरह होनी चाहिए, लेकिन मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे सिंपल करके दिखाना है, मैं इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेशन नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे ये बनाया था, ठीक है, क्या था, न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, तो इसकी शक्ल मैंने इस तरह बना दी थी क्योंकि मैं इसके ऊपर ये सारा का सारा न्यूक्लियोसोम, इस जगह पे न्यूक्लियोसोम बनाऊं, लिंकर डीएनए बनाऊं और सारी रोटेशन करूं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा देखना या याद करना। रियलिटी में ये जो एक ऑक्टामर है, इसके ऊपर इस तरह 2 फोल्ड्स बना के ये जो रेड डीएनए जा रहा है 2 फोल्ड बनाएगा और फिर आगे जाएगा, लेकिन मैंने इसको सिंपल करने के लिए इस तरह बना दिया। देन हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफिलामेंट बनी है, इसको मैं सिंपल करने के लिए मैं इस तरह बना देता हूँ, लेकिन रियलिटी में ये शक्ल इस तरह की होगी, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक होती है स्काफोल्डिंग प्रोटीन, ठीक है, स्कल फोल्डिंग प्रोटीन। स्कल फोल्डिंग प्रोटीन जो है उसकी ये ब्लूइश लाइन जो मैंने शो की है, ये स्कल फोल्डिंग प्रोटीन है, ये इस तरह एक हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलामेंट हमने बनाया है, ये इसके ऊपर इस तरह अगेन राउंडेड होता है, मतलब ये हमारे पास एक स्कल फोल्डिंग प्रोटीन है और ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलामेंट है ये इसके ऊपर ऐसे रोटेशन करता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये इस तरह रोटेट करेगा, काफ़ी सारी रोटेशंस होंगी इसके ऊपर और फिर इस तरह हमारे पास शो होगा। मीन के हमारे पास जो स्कल फोल्डिंग प्रोटीन्स हैं उसके ऊपर हमारा न्यूक्लियोफिलामेंट जो है वो इस तरह अरेंज होता है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। देन हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जो कि सिंपल हैं। ये एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ें हमारे पास ये भी शो हो रही हैं, ये सारी की सारी इस तरह मेटाफेज जो होता है, डिवीजन सेल डिवीजन में मेटाफेज जो होता है, ये सारी की सारी चीज़ें उस कंडीशन में हम इजी देख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर भी मेटाफेज से ही ली गई है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद बनाई है, लेकिन मेटाफेज में इस तरह की स्ट्रक्चर शो होती है, ठीक है। देन है हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, ये क्या होते हैं। ये जो हमारे पास मैंने कहा था ऑक्टामर है, इसके ऊपर ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये फोल्डिंग्स बनाता है, ठीक है, 2 फोल्डिंग्स। ये सम टाइम जो हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आकर हमारे इस डीएनए के ऊपर काम करते हैं, फ्यू ड्रग्स होती हैं, ठीक है, और इसकी अल्ट्रेशन करवा देते हैं, ठीक है, लाइक एज एसिटाइलेशन हो सकती है, फॉस्फोरिलेशन हो सकती है, मिथाइलेशन हो सकती है, ठीक है, या लिंकेज डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यानी किसी किस्म का भी कोई भी ड्रग्स होती हैं या किसी भी किस्म की कोई भी न्यू कंपाउंड जो आता है वो हमारे डीएनए के ऊपर अटैच होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास फोल्डिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट या लूज़ हो सकती हैं, या ऑक्टामर जो है ये जो लिंकर डीएनए बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है या बहुत ज़्यादा ओपन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रेचिंग कंडीशन होगी उसको हम कहेंगे हेट्रोक्रोमाटिन, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक ऑक्टामर है, दूसरा ऑक्टामर यहाँ क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में लिंकर डीएनए है, तो हमारा जो आने वाली ड्रग होगी या आने वाला कोई भी कंपाउंड होगा, सपोज हम एसिटाइलेशन ले सकते हैं या मिथाइलेशन लग सकते हैं, तो मिथाइल डीएनए को मिथाइलेटेड करने के लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए होगी। जब ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो ये होगा हेट्रोक्रोमाटिन, लेकिन ये जो है हमारे पास ये वर्किंग यानी जो एसिटाइलेशन है वो इजीली इसके ऊपर नहीं हो सकेगी। इसको लूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारा डीएनए उसको लूज़ करता है, लूज़ करने के बाद उसके ऊपर जो हमारे एंजाइम्स हैं या किसी भी किस्म की एसिटाइलेशन मिथाइलेशन या कुछ भी करना हो तो वो इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिंकर डीएनए इसको लूज़ करता है और ये जो दोनों ऑक्टामर हैं ये एक दूसरे से दूर दूर मूव कर जाते हैं। इनके दूर मूव करने की वजह से ये जो है एक स्ट्रक्चर यानी लूज स्ट्रक्चर बनती है, इस लूज स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूक्रोमाटिन, ठीक है। तो होप्स हो कि ये दोनों टर्म्स आपकी समझ में आई। हेट्रोक्रोमाटिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइट लिंकर डीएनए, और लूज लिंकर डीएनए को हम कहते हैं यूक्रोमाटिन। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये 2 टर्म्स हैं, बहुत ईजी हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है लेकिन ये लास्ट 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एक मेरे पास पेंसिल है, मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये 2 में चेंज हो जा सकता है, ठीक है। पेरेंटल डीएनए गायब हो गया और हमारे पास 2 जो है वो डॉटर डीएनए कह सकता हूँ कि डॉटर डीएनए बन गए, ठीक है। हमारे पास जो मेन डीएनए था वो नहीं रहा, हमारे पास 2 उसके बच्चे या 2 जो स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड जो है वो डीएनए अलग अलग हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे डीएनए बच जाता, सपोज मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, सपोज यहाँ पे डीएनए है, इससे 2 डीएनए बन रहे हैं, ठीक है। जब 2 डीएनए बनते हैं तो ये डीएनए गायब हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर ये डीएनए भी रहता तो हम कहते थे ये कंजर्वेटिव डिवीजन है। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जो पेरेंट है वो अपने आप को कुर्बान करके या अपने आप को ख़त्म करके अपने टू डॉटर बना देता है, ठीक है। तो टू ये है हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेम एज दैट ये जो हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव है, सेम मैंने जैसे बताया कि ये हमारा डीएनए है, यहाँ से अगर रेप्लिकेट हो रहा है तो ये डबल स्टैंडर्ड से टू सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएंगे, लेकिन डबल स्टैंडर्ड इज़ नो मोर। ये है हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव। देन है ऑक्टामर कंजर्वेटिव डिवीजन। ऑक्टामर की कंजर्वेटिव डिवीजन होती है कैसे? जो हमारे पास ऑक्टामर है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये डीएनए जो है ये अलग अलग हो रहे हैं, टू स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं। जो हमारा ऑक्टामर है ये या इस स्ट्रैंड के साथ चला जाएगा या इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। कोई एक के साथ इसको जाना होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑक्टामर है कुछ इसके साथ चले जाएं कुछ इसके साथ चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। जो ऑक्टामर्स हैं उनको एक ही स्टैंड के साथ जाना होगा सारे के सारे। जो दूसरा स्टैंड बनेगा या दूसरा स्टैंड होगा वो अपने लिए ऑक्टामर अगेन प्रिपेयर करेगा और फिर अपनी डीएनए डिवीजन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो होप सो कि ये चीज़ भी आपको समझ आई। ऑक्टामर जो है वो कंजर्वेटिव डिवीजन है, मतलब एक ही स्टैंड के साथ जाएगा, दूसरा स्टैंड जो है वो अपने ऑक्टामर्स खुद अगेन जनरेट करेगा। और जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डीएनए अरेंजमेंट एंड पैकिंग। तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई। मैं इसको एक बार फिर रिवाइज़ करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं बिल्कुल सिंपल सा रिवाइज़ करूँगा। देखिए, मैंने बताया था कि नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं तो एक ऑक्टामर बनता है। ऑक्टामर के ऊपर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो ओवरलैप्ड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देन न्यूक्लियोसोम के दरमियान लिंकर डीएनए होता है, और ये सारी की सारी चीज़ जब इस तरह की शक्ल बन जाती है ऑक्टामर और लिंकर डीएनए को मिलाकर, तो फिर हमारे पास एक फाइब्रिल प्रोटीन होती है। फाइब्रिल प्रोटीन के ऊपर ये जो हमारे पास लिंकर डीएनए और न्यूक्लियोसोम्स बन रहे होते हैं ये इसके ऊपर अटैच हो जाती हैं या राउंड हो जाते हैं। जब ये राउंड हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलामेंट। न्यूक्लियोफिलामेंट की मैंने इस शक्ल में शो किया। देन हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर स्कल फोल्डिंग प्रोटीन्स होती हैं। स्कल फोल्डिंग प्रोटीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलामेंट जो है वो फोल्डिंग होती हैं बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियोफिलामेंट की स्कल फोल्डिंग प्रोटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। ये थी डीएनए पैकिंग एंड अरेंजमेंट। कुछ और टर्म्स मैंने बताई, हेटेरोक्रोमाटिन, यूक्रोमाटिन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और ऑक्टामर कंजर्वेटिव डिवीजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।